बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डिवेलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते कि हैं। इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को भी इस्तेमाल किया। ये जरा हादसा देखिए और उसके साथ साथ वो तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जरा हादसा देखिए वो जो हुआ था। ये वो चोर चोर के नारे लगे थे और उस पर इन्होंने फिर ये सारा कुछ किया था। तो आज भी ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं क्या कुछ अभी तक कर चुका होता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है अरशद शरीफ केस में हुकूमत की हटदर्मी। जी हाँ, हुकूमत ने आज आईनी बेंच के अंदर एक तो उनका केस सुना जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आईनी बेंच वाला केस नहीं है, ये तो कत्ल का केस है। अरशद शरीफ को असैसिनेट किया गया कीनिया में। JIT रिपोर्ट, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पाकिस्तान की अपनी वजीर आजम, यही फॉर्म 47 वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ भी ही उस टाइम PDM के वजीर आजम थे, इन्होंने वो बनाई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। 2 पुलिस अफसरान थे, वो गए थे कीनिया। उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी, हमें और कोई रिपोर्ट, उन्हीं की रिपोर्ट पर हमें आप इंसाफ दे दीजिए, वही काफ़ी। उस रिपोर्ट में एक एक लफ्ज़ उन्होंने मोतियों में परो दिया हुआ है। और उस बाद में, उस रिपोर्ट के बाद उन पुलिस वालों के साथ ज्यादती बड़ी हुई, उस रिपोर्ट को दबा भी लिया गया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट उसे दबा के बैठी हुई है। उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि किस तरह ISI और दूसरे लोगों ने अरशद शरीफ के लिए ज़िंदगी तंग की यहाँ, और उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। और फिर जाहिर है दुबई में, वो तो आप और हम सबको पता है कि अरशद शरीफ को वहाँ से भी निकलवाया गया और फिर कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अब इन तमाम लोगों को जिन्होंने उसके कत्ल में हिस्सेदार थे, अरशद शरीफ की वालदा ने उनको नॉमिनेट भी किया हुआ है। उस पर मट्टी डालने के लिए, उस फाइल को बंद करने के लिए आईनी बेंच में ये केस आज लगाया गया दोबारा। हालांकि केस ये फौजदारी का केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आगे कत्ल का मुकदमा बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको एक आईनी मसला बना दिया गया है। और आज अदालत में यह बताया गया कि कोई पेशरफ नहीं है, हमारा मुआहदा नहीं है कीनिया के साथ। दिसंबर से मुआहदा हो गया है, उसकी तौसीक सदर ममलकत से नहीं करवाई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तक जो मुआहदा कीनिया से पहले इन्होंने 1.5-2 साल लगा कर किया। अब पिछले 3-4 महीने से सदर साहब के पास वक्त नहीं है कि वो साइन कर दें। लेकिन जब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को लेकर आना होता है या नए जजेस लगाने होते हैं, तो घंटों के हिसाब से नोटिफिकेशन साइन करते हैं सदर साहब जहां भी होते हैं। लेकिन अरशद शरीफ का वो मुआहदा जो है, क्योंकि वो करना ही नहीं है, इस केस को तो दबाना है और ख़राब करना है, और इसका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है नए वजीरों मशीरों की एंट्री। हाँ जी, नए वजीर और मशीर जो है वो बना दिए गए हैं, उनकी एंट्री हो गई है। और तलाल चौधरी और परवेज़ खटक को दाखिला अमूर दे दिए गए हैं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब को सेहत का, हनीफ अब्बासी साहब को रेलवे, लटरम पटरम, मतलब कि आज वो तमाम ओहदे जो हैं वो बांटे गए हैं। किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी को दिफाई पैदावार, मतलब फिट किया गया इधर से उधर, क्योंकि चोरी चकारी कम हो रही थी। उन्होंने कहा कि इनका भी हिस्सा बनता है, इनको भी हिस्सा दें। इन्होंने भी जाहिर है सारा बोझ उठाया हुआ है, सारी गंदगी में हिस्सा इनका भी है, तो इनको भी हिस्सा दें। तो बहरहाल अब जनाब ये उनको हिस्से दिए गए हैं और तलाल चौधरी और परवेज़ खटक साहब को इकट्ठे ही दाखिला अमूर में भेज दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर टास्क पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब के साथ। परवेज़ खटक साहब भी अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के करीबी कहते हैं, मोहसिन नकवी भी। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि परवेज़ खटक साहब के साथ ऐसा ही किया जाएगा जैसे धो के तौलिया साइड पर तार पर डाल दिया जाता है, उनको तार पर ही रखा जाएगा और वो किसी खास काम में बेचारे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जो साला है वो तो फिर साला है। तो इसलिए इधर कोई मामला जो है वो नहीं बनेगा। अच्छा, एक और सानहा हुआ है KP में, और वो ये है कि इख्तियार वली, जिनको हम बेख्तियार वली कहेंगे, मेरे ख्याल 1989 से PMLN का हिस्सा है। पहले भी PMLN ने इनको काफ़ी सारे झटके दिए हैं, लेकिन बेचारे पॉलिटिकल आदमी हैं, जुड़े हुए हैं PMLN के अंदर, बेइज्जती में, इज्जत में, या ये कह लें कि उनके पास जाने को और जगह कोई नहीं है, उनको कोई और लेता नहीं है, इनके पास और वहाँ बंदा कोई नहीं है, जो भी आपने कहना है। लेकिन उनको भी अब, क्योंकि वो परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं और उन्होंने परवेज़ खटक को हराया। अब जब परवेज़ खटक को, और वो MPA भी हैं इस वक्त KP में, मुस्लिम लीग नवाज़ के फॉर्म 47 पर जीते हुए, तो अब जब परवेज़ खटक साहब को वज़ीर बना दिया गया, वफाकी हुकूमत के अंदर मशीर बना दिया गया, तो उस वक्त इख्तियार वली और नून लीग के हलकों में से बहुत चहमगोइयाँ हुई, एतराज़ात हुए। आज उस एतराज़ को दूर करने के लिए इख्तियार वली को वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब इससे ज़्यादा उस बेचारे की बेइज्जती क्या हो सकती है? इससे तो ज़्यादा आप उसे प्रिंस ऑफ KP का लक़ब दे देते, या आप कुछ और शहनशाह ऑफ KP कह देते। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ प्रिंस या शहनशाह, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का कोई ओहदा नहीं है।
छोटे मोटे किसी पॉलिटिकल वर्कर को ऑब्लाइज करने के लिए बहुत ही लोअर लेवल पर हो तो चले, उसको आसरा दे दिया कि यार चल तुझे फीती लगा दी है, नोटिफिकेशन कर दिया। एक तरफ उसके सियासी मुखालिफ को आपने मशीर बनाया जो वफाकी वजीर के बराबर दर्जा है, दूसरी तरफ आपने उस बेचारे को कोऑर्डिनेटर। अब वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए मीडिया के अंदर टिकर लिख के भेजता है कि इस ओहदे का इस ओहदे का ये जो टाइटल है ये वफाकी वजीर के बराबर होगा। और भाई कहाँ से वफाकी वजीर के बराबर होना है? कोऑर्डिनेटर बेचारा तो एमएनए का नीचे होता है या एमपीए का होता है जो हल्के की कोऑर्डिनेशन करता है। तो बहरहाल खासा उनको इंसल्ट किया गया है, नहीं करना चाहिए था और उनको भी अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए थी। या तो ये एहसन इकबाल की तरह उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए थी बच जाएं, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने यही फैसला किया कि जहां सबकी हो रही है मेरी क्यों ना हो। उन्होंने कोऑर्डिनेटर की पोजीशन लेके अपने आप को इसमें परेशान ही किया है और कुछ नहीं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो नजम सेठी साहब का बयान है कि जब दो हमसाए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को चैन से नहीं बैठने देना, चीन कह दिया, तो दुनिया फिर क्या करेगा पाकिस्तान दुनिया में? वेस्ट एंड पर और दूसरा ईस्ट एंड पर, एक तरफ इंडिया और दूसरा अफगानिस्तान। जब दोनों पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने पर लग जाएं तो फिर पाकिस्तान अपनी बचत कैसे करवाएगा? आपको हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवाल भी खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा क्योंकि दहशतगर्दी में 100% इजाफा हो चुका है, मुल्क की इकॉनमी भी डाउन है और दहशतगर्दी में भी इजाफा हो गया है, तो फिर इंटरनेशनली और लोकली हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है वो अंडर क्वेश्चन आ जाएगी। बात उनकी ठीक है, जहाँ पर हमारे मामलात ठीक थे वो भी हमने ख़राब कर लिए हैं। अफगानिस्तान के साथ तो हम पूरा जोर लगाकर ख़राब कर रहे हैं। अब कल उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने ये दावा कर दिया है जो हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखा कि बलूचिस्तान के अंदर आईएसआईएस का एक यूनिट जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई चला रही है, पाकिस्तान की फ़ौज चला रही है। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया अब अफगान तालिबान ने। इससे पहले हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो असला अमरीका का है वो दहशतगर्दों के हाथ लग गया और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और हमने अफगानिस्तान में अब जाके ये करना है और वो करना है, तो हम उधर को जंग को लेके जाना चाह रहे हैं। उन्होंने भी कहा आ जाए और उधर से हिंदुस्तान तैयार बैठा है। तो नजम सेठी साहब की बात ठीक है, लेकिन हमने कौन सा इसमें से कोई अकल पकड़नी है या सीखनी है? हमारा काम तो वही है। जाते जाते जब मैंने एहसन इकबाल साहब के कॉन्फिडेंस की बात की तो आपके सामने इसहाक डार साहब के कॉन्फिडेंस की बात रखते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। जरा सोचें किस कॉन्फिडेंस में इसहाक डार साहब जो है वो हार्ट टॉक में गए थे और फिर देखिए उनके साथ वहां हुआ क्या था। Of ordinary Pakistani people at heart. We have interests of Pakistani people at heart, and that's why we are moving. This country had witnessed double revenue collection in our tenure of 5 years, lowest inflation, lowest interest rates, best performing stock market in the South Asia, most stable currency, highest GDP growth in 11 years, 5.8%. I mean, it's all music. Your Western, the institutions had all the praise. And what was the final report in 2016? PricewaterhouseCoopers, what did it say? Pakistan is going to join G20 by 2030. And we were striving to bring it even earlier. And we were very clearly hoping that since we had ended the load shedding, we had fought the extremism and terrorism in Pakistan, we had improved the macroeconomic indicators in Pakistan, and all praises, all. So now, I understand. I'm not suggesting that your personal economic. अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार पाकिस्तान के वो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी है तो उससे हो जाना था। मुझे याद है पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे कि खुदा का वास्ता है वापस जाने दें। मुझे याद है पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे कि खुदा का वास्ता है वापस जाने दें। देख लिया आपने। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।